अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम जिस अहम टॉपिक को देखने वाले हैं वो है एसआईपी वर्सेस डीआरआईपी। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आपकी क्या किस तरीके से चलती है और इसी तरीके से आपकी जो डिविडेंड बेस कह लें कि री इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से प्लान की जाती है। आज हम इस तमाम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम ये समझेंगे कि एसआईपी क्या है, इसको कैसे लेके चल सकते हैं, इससे आप पीएसएक्स के अंदर अपनी अर्निंग जर्नी को कैसे मेंटेन करते हैं, इससे आप कितने पैसे इन्वेस्ट करके किस तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि डिविडेंड को री इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है और क्या वो आपको करना चाहिए या नहीं। और फिर एंड पर हम देखेंगे कि इन दोनों के थ्रू आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी इस आवाज़ के बावजूद आप जो है इस वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और हमारे साथ इस जर्नी के अंदर, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा बनते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। ठीक है, तो एसआईपी होता क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आप रेगुलर तौर पे एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब ये फिक्स्ड अमाउंट आप वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, और आप एक साथ भी लमसम एक टाइम पे करके फिर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यानी इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। हाँ, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपने एक सिस्टम बनाया हुआ होता है कि ओके मैंने हर इतने अरसे के बाद ये करना है इन्वेस्ट, और आपको पता होता है आपने वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। अब एक शख्स वो है जिसने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने जो उसके सैलरी आती है उसमें अपने घर के अखराजात निकालता है और उसमें से कुछ पैसे अगर बच भी जाते हैं तो वो उनको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो अपने पास बैंक अकाउंट में रख रहा है। और दूसरा पर्सन है जो उसमें से जो भी उसकी सैलरी आती है उसमें से कुछ भी अमाउंट अगर बचती है तो उसको किसी ना किसी कह लें कि इन्वेस्टमेंट के अंदर उसको जमा करता है। या वो म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, या वो ईटीएफ हो सकते हैं, या वो स्टॉक्स हो सकते हैं। तो जिसने अपने बैंक में रखे या तो वो खर्च हो जाएंगे, या फिर अगर वो रह भी गए तो आने वाले कुछ सालों में उसकी जो बाइंग पावर होगी, जो उसके रुपये की वैल्यू है, वो नहीं रहेगी जो आज है। जबकि जिस पर्सन ने उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया या म्यूचुअल फंड में किया या ईटीएफ्स में किया, उसकी बाइंग पावर एक ऐसे शख्स है जिसने इन्वेस्टमेंट जर्नी कभी शुरू नहीं की उससे बेहतर होती है। इसकी वजह यही होती है कि ये आपके जो पैसे होते हैं वो बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, और जैसे जैसे बिजनेसेस जो है अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी सेल्स करते हैं, तो आपके भी पैसे जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो आपके बिजनेसेस हैं, जब भी इन्फ्लेशन होती है तो आपके पास जो पैसे की सूरत में पैसे होते हैं वो यकीनी तौर पे उनकी वैल्यू कम होती है। लेकिन बिजनेसेस में एक कॉमन चीज़ होती है कि उन्होंने अल्टीमेटली अपनी जेब पे उसका असर नहीं करना होता, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते हैं। एज अ कंज्यूमर तो हमें वो प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, पर बिजनेस पे उसका प्रेशर उस तरीके से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बिजनेसेस उन प्रोडक्ट्स की जब प्राइसेस बढ़ाते हैं तो वो इन्फ्लेशन के ज़ुमरे में आती है, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने वालों का फ़ायदा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी है तो प्रॉफिट जनरेट होना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है, एक सिस्टम है बिज़नेस को समझने का, और जैसे बिज़नेस को समझते हैं आप तो उसी तरीके से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बेहतर रिटर्न्स देना शुरू कर देती है। तो हम अगर आज के टॉपिक पे रेलेवेंट रहें कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या हो सकता है, यानी आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी आप इरादा कर लेते हैं कि इसे मैंने हर महीने, हर हफ्ते या हर क्वार्टर में इतनी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करनी है, और वो मैं म्यूचुअल फंड्स में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पीएसएक्स में कर सकते हैं, ईटीएफ्स में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के कोई आपने स्टॉक सेलेक्ट किए हुए उनमें कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड्स में कर सकते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। आप एसआईपी जो है वो वर्क किस तरीके से करता है, यानी आप इसके अंदर किन चीज़ों
को देखकर चलेंगे। आपने इसमें पहले 3 चीज़ें फिक्स कर लेनी है। पहली कि आपने एक अमाउंट फिक्स कर लेनी है कि मैंने हर महीने एक, अगर किसी शख्स के पास 2000 हैं, कोई स्कूल स्टूडेंट है यानी स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, और वो कहता है कि मैंने 2000 इन्वेस्ट करने हैं, कोई जॉबियन है वो 5-10 हज़ार करना चाहता है, या कोई और है जिसकी अच्छी अर्निंग्स है और वो ये सोचता है कि मैंने 1-2 लाख 3 लाख रुपए अपने बिजनेस से निकाल के इन्वेस्ट करना है। तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपके पास पैसे बचते हैं उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि ये एक फिक्स्ड अमाउंट होगी जो मैंने एट दी एंड, जिस तरीके से मेरे ऊपर बिल अदा करना लाजिम है, जिस तरह से मेरे ऊपर फ़ीस अदा करना लाजिम है, जिस तरह से मेरे ऊपर बाकी यूटिलिटीज़ के लिए पैसे निकालना लाजिम है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी मुझ पर लाजिम है और मैंने ये अमाउंट निकाल के इन्वेस्ट करना है। तभी आप इसको अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है इससे आने वाले वक्त में फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो डेट है ये आप फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं और आप फिक्स भी कर सकते हैं। हाँ, आप ये ज़रूर कर लें कि एक डेट को आप डिसाइड कर लें जिसमें आपने उन पैसों को अपने ट्रेड बैलेंस में डालना है, और उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि ये और ज़रूरी नहीं है कि जिस डेट पे आपने उसे अपने ट्रेड बैलेंस में, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है, आप वो सारे के सारे पैसे उसी दिन अपने पोर्टफोलियो में लगाएं। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि किन स्टॉक्स को सही टाइम पे परचेज करना है, तो ये बात हमेशा याद रखें कि स्टॉक्स में जो आपकी एंट्री होती है वही आपके रिटर्न को भी प्लान करती है, वही आपके बेहतर प्रॉफिट्स के ऊपर भी असरअंदाज होती है। तो आप उसमें सबसे पहले तो 3 काम कर सकते हैं। पहला काम यह है कि आप किसी भी अगर नई कंपनी में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ें। उससे भी पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको देखना चाहिए जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या वो किसी सेफ इंडेक्स के अंदर शामिल है, क्या वो KMI 30 का पार्ट है, क्या वो PSX Div 20 का पार्ट है, क्या वो मेज़ान इंडेक्स का पार्ट है, या वो किसी और ETF का पार्ट है वो कंपनी। तो जब आपको श्योरिटी हो जाती है कि कंपनी अच्छी और सेफ है और फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, तो फिर आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं और वहाँ से आप देखते हैं कि क्या ये इसका राइट टाइम है एंट्री लेने का, क्या इसके कोई अच्छे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिर आप उसके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसमें अपनी एंट्री प्लान करते हैं। अब आपने एक कंपनी को समझ लिया कि इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो अच्छे हैं, इसके रिटर्न्स अच्छे हैं, और अब आपको एंट्री समझ नहीं आ रही तो आप उसमें एंट्री, एक स्मॉल एंट्री, एक 2000, अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करें तो आप 2,000-3,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर लें। और जब आपको लगे कि आपकी बाइंग पावर से उसकी अमाउंट नीचे जा रही है तब आप उसमें मजीद इन्वेस्ट करते रहें। ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हमने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कैसे करना है। तो आपको कहीं से तो शुरू करना है। जब आप इस जर्नी में एंटर हो जाते हैं विद टाइम आपको हर चीज़, सिचुएशंस आती हैं, सिनेरियोज आते हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स आते हैं, माइक्रो इंडिकेटर्स आते हैं, टेक्निकल करेक्शंस आती हैं, वो सारी चीज़ें विद टाइम आप उसमें खुद ब खुद अंडरस्टैंड करते जाते हैं सिचुएशंस को। जब सिचुएशंस आती हैं आपके जहन में सवाल आता है और आप यहाँ हमसे भी पूछ सकते हैं, आप खुद भी उसको एनालाइज कर सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो अब आपने उसके बाद जब एक स्टॉक और फंड डिसाइड कर लिया तो उसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया और वहाँ से आपकी एक जर्नी शुरू हो गई। आप उसमें मिज़ान बैंक देख सकते हैं, आप उसमें एंग्रो होल्डिंग देख सकते हैं, एंग्रो फर्टिलाइज़र देख सकते हैं, OGDC दे सकते हैं, सीमेंट देख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अब अगर जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, तो जब मार्केट सस्ती होती है तो शेयर्स क्या होते हैं, वो ज़्यादा शेयर्स आपको मिल रहे होते, आपने बाय कर लेने हैं उस टाइम पे। और जब मार्केट जो है हाई लेवल पर है तब आपने फ्यू शेयर्स को ख़रीदना है। तो इस चीज़ों को भी आपने देख के चलना है कि आपकी स्ट्रेटजी में रिस्क और एवरेजिंग जो है वो दोनों साथ साथ चलेगी ताकि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो मेंटेन रहे। अब अगर हम ये देखें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, यानी कि जो SIP है उससे आपको फ़ायदा क्या हासिल होता है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि रुपये की ऑटोमेटिकली जो रिस्क है वो कम हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको अलग अलग प्राइसेस पर आप बाय कर सकते हैं इसके अंदर, और आप लो प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हैं, आप मीडियम प्राइसेस पे कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्टॉक गलत एंट्री ले ली है तो आप उसको एवरेजिंग कर सकते हैं इजीली, और इससे आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर आ जाता है डिसिप्लिन। जब आप एक चीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है सेविंग की, और आपको कुछ अरसे बाद आप अगर किसी अच्छे गोल के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई उम्रे के लिए कर रहे हैं, आप कोई हज के लिए कर रहे हैं, आप कोई हाउस बनाने के लिए कर रहे हैं, कोई गाड़ी लेने के लिए कर रहे हैं, आप कोई नया बिजनेस करने के लिए ले रहे हैं, ये जो भी आपका रिटायरमेंट का गोल है, जो भी आपका गोल है, आप उस गोल को जहन में रखते हुए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने बेनिफिट्स को वक्त आने पर ईजिली अप्रोचेबल तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको जो स्टॉक मार्केट है, जो PSX है, उसके अंदर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हवाले से भी, वो ये है कि आपको
मार्केट के अंदर टाइम का जो अंदाज़ा है वो नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आपको ये पता है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप बस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो आप उसके अंदर आपको ये परेशानी नहीं होती कि ये मेरी ट्रेड गलत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो लोग फ्यूचर्स में वर्क कर रहे होते हैं या जो स्विंग ट्रेड्स के लिए वर्क कर रहे होते हैं, यानी कुछ दिन के लिए ख़रीद कर बेचना होता है, तो जिन लोगों ने कुछ दिन के लिए ख़रीद कर बेचना होता है जिसे आप स्विंग ट्रेड्स कहते हैं, तो उनके लिए तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनको कुछ दिन में बेचना है तो नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से जो लोग फ्यूचर्स पे वर्क कर रहे हैं, तो रोल ओवर वीक में वो फ्यूचर्स या तो क्लोज होते हैं या अगले वीक के मंथ के लिए जैसे भी ट्रांसफरेबल हो, तो उसके अंदर भी उनके लिए भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कह लें कि लोन के टाइप के साइकिल्स में फंसे हुए होते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाला शख्स सबसे ईज में होता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा लॉस में नहीं हूँ, मैंने इसको 1 साल से 3 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, और ये आने वाले वक्त में इसने अल्टीमेटली ये जो स्मॉल एरा के अंदर एक छोटे मंथ्स के अंदर जो आपको डाटा नज़र आ रहा है वो ईयर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होता। ईयर्स में उसने ऑब्वियसली गेन करना है, क्योंकि विद टाइम चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी और आपके प्रॉफिट्स भी उसी के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो SIP जो है वो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट समझा जाता है, क्योंकि इसमें जो कह लें कि वॉलेटाइल मार्केट्स हैं वो इस तरह के प्लान के ऊपर सबसे कम अफेक्ट कर होती हैं, क्योंकि इसमें जो आपका कह लें कि कैपिटल है वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ होता है, तो प्रोटेक्टेड रहता है। अब अगर हम ये देखें कि जो आपकी SIP है ये किन सिचुएशंस के अंदर आपके पास बेस्ट वर्क कर सकती है, तो जब जो आपके ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, जो आपकी डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं, आपके इस्लामिक स्टॉक्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके इंडेक्स फंड्स हो गए, आपके ETFs हो गए, आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज जो हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए आप SIP को वर्क करवा सकते हैं, यानी इन तमाम चीज़ों में आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इसके लिए कंपनीज कौन कौन सी हो सकती है, तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप इन कंपनीज के एनालिसिस खुद करें, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ें, इनके ये आपके पास अच्छे PSX के खुद आपको दिए गए इंडेक्स में मौजूद कंपनीज हैं, तो आप इनके एनालिसिस वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इनमें कुछ अच्छी कंपनीज के जो नाम है वो मिज़ान बैंक है, एंग्रो है, आपके पास EFERT है यानी कि एंग्रो फर्टिलाइज़र है, आपके पास FFC है, HUBC है, OGDC है, PPL है, सिस्टम है, लकी है। ये सारी कंपनीज अलग अलग सेक्टर से, कोई बैंक से है, कोई फर्टिलाइज़र सेक्टर से है, कोई पावर सेक्टर से है, कोई ऑयल सेक्टर से है, कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, कोई जो है जब इन्फ्लेशन आती है तब बेस्ट परफॉर्म करती है, कोई जब सब्सिडीज अनाउंस होती हैं तब बेस्ट परफॉर्म कर रही होती है, कोई आने वाले वक्तों में जब आपको कह लें कि अब इलेक्ट्रिक कार्स का और इलेक्ट्रिक सिस्टम्स का जो एक पावर सिस्टम आ रहा है पूरा कनेक्शंस लगाने का, कोई उस सिनेरियो के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। तो कोई जो है वो आपके पास मुल्क से बाहर IT को फैलाने का काम कर रही है, कोई आपके मुल्क में सीमेंट के तौर पे काम कर रही है। तो इस तरीके से आपको तमाम कंपनीज किसी न किसी लेवल पर मुख्तलिफ साइकिल्स में बेनिफिट देती हैं, और आपको अपने पोर्टफोलियो में हमेशा मुख्तलिफ सेक्टर से रेलिवेंट कंपनीज रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 20-30 कंपनीज रखें, आप 3 से 5 कंपनीज से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 8 या 10 कंपनीज तक वर्क करना चाहिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 से 10 लाख के दरमियान है तो, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न्स लेने का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा होगा। और इसमें आप मुख्तलिफ सेक्टर से रेलिवेंट कंपनीज को रखें ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा हो। अगर आपने सिर्फ बैंक को सेलेक्ट किया और सारे बैंक्स में इन्वेस्ट कर दिया है, तो जिस वक्त में बैंक ने बेस्ट परफॉर्म करना है आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ऐसा दौर आया है जहां बैंक किसी मुश्किल में है, तो आपका पोर्टफोलियो कम्प्लीटली नेगेटिव होगा और आपका कैपिटल लॉस सबसे ज़्यादा होगा। तो या यही चीज़ सेम चीज़ कि आप फर्टिलाइज़र में अगर सारे पैसे लगा दें या पावर में लगा दें या ऑयल एंड गैस में लगा दें, तो हमेशा डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिस्टमेटिकली प्लान करें। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि ये प्लान किन लोगों के लिए बेहतरीन आज तक साबित होता आया और आगे भी हो सकता है, उसमें आपके स्टूडेंट्स हो जाते हैं, बिगिनर्स हो जाते हैं, रेगुलरली जो सैलरी पेशा लोग होते हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर सकते मार्केट को। सुबह 8-9 बजे, बेसिकली 9-10 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे, ये वो टाइमिंग्स हैं जब मोस्टली लोग जो हैं वो अपने प्रोफेशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो सैलरी पेशा लोग हों या स्टूडेंट्स हों। तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो मार्केट को रेगुलर बेसिस पे
एक एक पॉइंट को जाकर देख सकें, तो उनके लिए बेहतर यही रहता है कि वो इस प्लान को फॉलो करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको देखते हैं, इन्वेस्टर्स जिनका लो बजट है वो भी इसको फॉलो करते हैं, और जो वॉलेटिलिटी मार्केट की नहीं देख सकते, यानी वॉलेटिलिटी क्या होता है कि अभी मार्केट में आपको एक शेयर मिल रहा था 300 रुपये का और अचानक वो 400 पे चला गया, फिर अचानक वो 200 पे आ गया। इतने भी नहीं होती वॉलेटिलिटी, लेकिन ये एक एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए कि स्टॉक्स जब इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं बार स्टॉक्स, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट या तो वॉलेटाइल चल रही है या वो पर्टिकुलर स्टॉक वॉलेटाइल है, और उसकी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं, और वो इंशाअल्लाह फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके साथ ना कुछ कॉमन गलतियां भी हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। अब उसमें क्या है कि एसआईपी रोक देना जब मार्केट गिरती है, यानी बाज़ लोग क्या करते हैं कि जिस वक्त मार्केट नेगेटिव होती है, बियरिश मोड में होती है, वो ये सोचते हैं कि अभी तो मार्केट नेगेटिव है, मुझे बाइंग नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पर आपको, अगर आपके अच्छे स्टॉक्स जो कंपनीज आपको जिन पर 100% कॉन्फिडेंस है, आपको अगर वो सस्ते में मिल रही होती हैं तो उनको ले लेना चाहिए। जो आपकी रैंडम कंपनीज हैं उनको उस टाइम पर चूज़ नहीं करना चाहिए। और इसी तरह हर महीने जो फिक्स्ड अमाउंट है उसको फॉलो नहीं करते बाज़ लोग, तो उसको फॉलो करना चाहिए आपको। और जल्दी प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए कभी भी। एसआईपी के अंदर आपको कम से कम भी 1 से 3 साल या 2 साल वेट करना चाहिए। अगर आप 10, 15, 20 हज़ार रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप विद इन 2-3 महीने ही आपको लाखों के रिटर्न्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपने अगर 10,000 इन्वेस्ट किए तो आप शायद 20,000 या 30,000 पे चले जाएंगे कुछ मंथ्स में। अगर आपने 1 लाख किया तो आप 2 लाख 3 लाख पे चले जाएंगे। आपने 10 लाख किया तो आप 12 लाख 13 लाख 14 लाख पे चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और आप उसको ये समझें कि ये अब विद इन 5 मंथ्स या 10 मंथ्स या 12 मंथ्स आपका 1,000 रुपये 1 लाख बन जाएगा। वो आप का बहुत मुश्किल है, बल्कि पॉसिबल नहीं है। सो प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, और आपको अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज भी करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि किसी कंपनी की जो अनाउंसमेंट्स आई हैं, जिन कंपनीज का पोर्टफोलियो आपने बना लिया, फिर उनको ट्रैक करें कि उनकी अनाउंसमेंट्स क्या आ रही हैं, उनके पिछले रिटर्न्स क्या थे, वो किस इन्वायरमेंट में किस तरीके से वर्क कर रही थी। सो इस तरीके से आप जो है मुख्तलिफ चीज़ें सीखते जाएंगे। अगर हम देखें कि आइडियल SIP स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, एक बिल्कुल कॉमन सी बात कर लेते हैं। इसको फिर आप अपने हिसाब से, अपनी अमाउंट के हिसाब से इसको सेट करके देख सकते हैं। आप 2 से 5,000 रुपये मंथली से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्टूडेंट लेवल पे बात कर रही हूँ। और फिर आप 3 से 5 कंपनीज को चूज़ करके, ये जो 2 से 5,000 वाली अमाउंट है, ये वो लोग भी कर सकते हैं जो 10 से 30,000 तक भी इन्वेस्ट करें, वो भी 3 से 5 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें, और फिर उसको 1 से 3 साल तक के लिए होल्ड करें और अपनी SIP को कंटिन्यू करें। और हर 6 महीने बाद लाजमी उसको रीबैलेंस कर लें। देख लें कि किसी कंपनी में से अगर एग्जिट करने की सिचुएशन है तो उसको कर लेना चाहिए। किसी नई एंट्री को प्लान करना है, कोई और कंपनी जिसको आपने इस दौरानिए में देखा और वो ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रही है, तो उसमें भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि दूसरा कॉन्सेप्ट विच इज़ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है, तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि DRIP होता क्या है। जब कंपनी आपको डिविडेंड देती है तो आप कैश नहीं लेते, बल्कि उसी डिविडेंड को उसी कंपनी के एक शेयर बाय कर लेते हैं। अब पहले ये समझते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक किस्म के शेयर होल्डर बन जाते हैं। उस नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपकी ओनरशिप है उस कंपनी के अंदर। अब कंपनी क्या करती है, वो पैसों से बिजनेस कर रही होती है, वो सेल्स करती है। उसके पास जब पैसे आते हैं और वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनाउंस करती है, तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि मेरी सेल्स अच्छी हुई हैं, तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को कुछ डिविडेंड, कुछ अमाउंट जो है वो अपने पास से गिफ्ट करना चाहती हूँ। अब ये कंपनी की मर्जी होती है कि वो डिविडेंड अनाउंस करे या ना करे। ये ₹1 भी हो सकता है, ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, ये 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ये कोई भी अमाउंट हो सकती है। कंपनी खुद डिसाइड करती है। उसकी इंटरनल सिचुएशंस, उसकी कैश फ्लोज, उसकी बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाती हैं कि कंपनी अनाउंस करने वाली भी है या नहीं। अब जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो डिविडेंड आपके स्टॉक्स अकाउंट में नहीं आता, आपके बैंक अकाउंट में आता है। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने नंबर ऑफ़ शेयर्स अच्छी अमाउंट में ख़रीदे होते हैं और लिक्विडिटी अच्छी बन जाती है, तो वो क्या
करते हैं कि जब उनका डिविडेंड आता है तो उसको एज अ कह लें कि एक गिफ्ट या एज अ एंजॉयमेंट उसको इस्तेमाल करते हैं कि वो चाहते हैं तो कि हमें एक किस्म की लिक्विडिटी भी मिलती रहे, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल गेन की सूरत में हमें मिलती रहे फ्यूचर में। सो वो जो डिविडेंड्स आते हैं उसको वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर कुछ लोग DRIP का मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि वो जो डिविडेंड की अमाउंट आई थी उसको भी वो अपने ट्रेड बैलेंस के अंदर डालते हैं और फिर वहाँ से वो उसके थ्रू भी अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अब ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो उस पैसे से उसी कंपनी के कोई शेयर्स खरीद लें या किसी और कंपनी के कोई शेयर्स खरीद लें। अब यहाँ हम एक कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ मैंने एग्जैक्ट प्राइस कोट नहीं की है। एक कॉमन एग्जांपल है कि अगर आपने 10 शेयर्स खरीदे FFC के और अगर उसने 40 रुपये का शेयर डिविडेंड दिया, जो कि ऐसा है नहीं, तो और आपने रिसीव किया तकरीबन 400 का डिविडेंड, तो बजाय इसके कि वो 400 रुपये आप इस्तेमाल करते, आपने उस 400 रुपये को मज़ीद शेयर्स जो है ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया। इस कॉन्सेप्ट को आप कंपाउंडिंग भी कहते हैं। तो अब आप अगर ये पैसे अपने तरफ से लगा रहे होते, डिविडेंड की अमाउंट ना होती और आपने खुद कहीं से आपके पास एक्स्ट्रा मनी आई थी जो आपने ड्यूरिंग द टाइम इसमें डाला, तो वो आपका सिंपल कंपाउंडिंग कहलाता। लेकिन जब आप इसको डिविडेंड की अमाउंट जो आपको रिसीव हुई वो आप इसमें डाल रहे हैं तो ये कहलाता है डिविडेंड कंपाउंडिंग। अब अगर हम इसमें ये देखें कि ये वर्क कैसे करता है, तो जब भी कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती हैं वो आपने कैश में रिसीव किया, आपके अकाउंट में आप उसको नंबर ऑफ़ शेयर्स ख़रीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसका कह लें कि एक किस्म का आसान लफ्ज़ों में कह दूँ तो आप अपने डिविडेंड के थ्रू अपनी जो री इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसके थ्रू आप फ्यूचर के अंदर अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को प्लान कर लेते हैं। और फिर अगर हम ये देखें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इससे अल्टीमेटली जो कंपाउंडिंग की पावर होती है वो बढ़ जाती है, आपके फ्यूचर के बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं, आपके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है मनी है होल्डिंग के अंदर वो आपकी बढ़ जाती है। अब ये किन स्टॉक्स के ऊपर परफेक्ट रहता है कि ये तब होता है जब आपने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो जो डिविडेंड अनाउंस करती हों। अब जैसे कि FFC हो गया, EFR एंग्रो फर्टिलाइज़र हो गया, HUBC हो गया, OGDC, PSO, PPL, आप हमने भी ये टॉप 20 PSX डिविडेंड 20 इंडेक्स के ऊपर बात की थी कि कौन सी वो 20 कंपनीज़ हैं जिनमें से हमने शरिया बेस्ड को अलग से लिस्टेड किया था कि ये वो कंपनीज़ हैं जो आपको डिविडेंड देती हैं और ये कंटिन्यूसली डिविडेंड देती आ रही हैं, तभी वो उस लिस्ट में शामिल हैं। और आप उस इंडेक्स को फॉलो करके भी अपनी इस DRIP वाले मेथड को अगर आप लेके चलना चाहते हैं तो आप उस इंडेक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और ये प्लान आप 5 से 10 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं और उससे ज़्यादा के लिए भी, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अब अगर इसमें देखें कि किन लोगों के लिए बेस्ट वर्क करता है, तो जो लोग हाई डिविडेंड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनके लिए बेस्ट है। ब्लू चिप स्टॉक्स भी इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म डिविडेंड पोर्टफोलियोज के साथ भी इसको मेंटेन किया जा सकता है। अब अगर हम ये देखें कि इसमें और कौन सी कंपनीज हैं जो बेस्ट परफॉर्म करती हैं, सो उसके अंदर आपके पास लकी सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग आ जाता है और ऑब्वियसली जो हमने इंडेक्स मेंशन किया उधर से भी आप कंपनीज को देख सकते हैं। अब इनमें कौन लोग जो हैं वो इस जिनके लिए ये मेथड परफेक्ट है, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि उनको अगर कह लें कि लिक्विडिटी का इशू नहीं है, उनको किसी को इस वक्त करंटली उस मनी की ज़रूरत नहीं है, तो वो इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अखराजात ऐसे हैं कि आपको पैसों की ज़रूरत है, तब आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का है। तो अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल करें, अगर आप DRIP के मेथड पर जाना चाहते हैं तो उस पर जा सकते हैं। आप अगर रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो फिर आप उसको री इन्वेस्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा डिविडेंड्स मिले और फिर उसके बाद आप एक आप चाहते हैं कि आपकी टोटल जर्नी आपने प्लान की है 1 से 10 साल की, और आप चाहते हैं कि भाई मैं जब 5 साल पे पहुंचूं तो इतना नंबर ऑफ डिविडेंड मुझे आना शुरू हो, तो उसके लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स भी उतने होने ज़रूरी हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पहले 3 साल जो है अपने डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते रहें, तो चौथे 5वें साल में आपका गोल अचीव हो जाएगा और फिर वहाँ से आप उसको लेके चल सकते हैं। तो जो पैसिव इनकम लोग चाहते हैं उनके लिए मेथड परफेक्ट रहता है। अब इसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, वो क्या है कि आप जब री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं डिविडेंड को, तो बाज़ लोग क्या करते हैं, वो वीक स्टॉक्स को, जो पेनी स्टॉक्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो उनका प्रॉफिट है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आप क्विक प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर आप री इन्वेस्टिंग के अंदर जो कंपनीज़ के फंडामेंटल्स हैं उनको इग्नोर करते हैं, या डाइवर्सिफिकेशन को उस टाइम पर इग्नोर करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी जहन में रख के आपने इसको बिल्कुल उसी तरह से इन्वेस्ट करना है जिस तरह आप एक नई कंपनी को सिलेक्ट करके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब अगर हम इस
के दरमियान एक कंपैरिजन को देखें तो वो क्या हो सकता है कि अगर मनी कम्स फ्रॉम के हवाले से देखा जाए तो एसआईपी के अंदर आपके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, आपकी जो सेविंग्स है वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं वो आप इन्वेस्ट करते हैं। डीआरआईपी के अंदर आप डिविडेंड्स की अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। पर्पस क्या होता है एसआईपी में कि आपका जो रिड्यूस है रिस्क, वो जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए और आपकी जो परचेज कर लिए हैं आपने स्टॉक्स वो एवरेज होते जाएं। और डीआरआईपी का मतलब ये होता है कि आपका इसमें जो पर्पस है कि आपके जो रिटर्न्स हैं, जो आपका फ्यूचर है उसमें आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो आप उसको अपने पैसों को कंपाउंड करते हैं। एसआईपी बिगिनर्स के लिए, सैलरी पेशा लोगों के लिए परफेक्ट रहता है। और जो डिविडेंड की री इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज और डिविडेंड इन्वेस्टर्स जो आगे अपनी पेंशन या रिटायरमेंट को प्लान कर रहे होते हैं। अब रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप 60 ईयर्स को ही लेकर चलें। रिटायरमेंट कुछ लोग 30 में भी प्लान करना चाहते हैं तो वो उसके हिसाब से भी उसको मैनेज कर सकते हैं। और एसआईपी के अंदर इसको मंथली और वीकली भी आप मैनेज कर सकते हैं या लमसम भी मैनेज कर सकते हैं। जबकि डिविडेंड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जब कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है आप तभी इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, डिविडेंड को जब भी आप हासिल करें तो उसके अंदर डिविडेंड प्योरिफिकेशन होती है शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स की, और अब वो आपको लाजमी करनी चाहिए। अब रिस्क देखा जाए तो एसआईपी के अंदर लो रिस्क होता है और डीआरआईपी के अंदर और भी लो रिस्क होता है अगर आप पर्टिकुलरली कोई ब्लू चिप स्टॉक्स या इंडेक्स स्टॉक्स को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट कंपनीज जो रहती हैं वो आपने अपने एनालिसिस खुद करने हैं, और जो पीएसएक्स की भी रिकमेंडेड इंडेक्स में मौजूद कंपनीज हैं उनमें सिस्टम आ जाता है, लकी आ जाता है, मिजान बैंक है। इसी तरह डीआरआईपी के लिए एफएफसी है, एचयूबीसी है और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम इसके हवाले से ये देखें कि अगर आप इन दोनों स्ट्रेटजीज को एक पावर कॉम्बो के तौर पे यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यानी आप मंथली एसआईपी को प्लान कर रहे हो और फिर आप कुछ अरसे के लिए डीआरआईपी को भी अपने साथ इसमें कह लें कि ग्रिप कर लें। तो उसमें ये होगा कि आपने स्टार्टिंग में जब दोनों चीज़ें साथ लेके चले तो अल्टीमेटली आपका जो कैपिटल गेन है वो भी फ्यूचर में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो डिविडेंड की अमाउंट है उससे भी आपको जो फर्दर कैपिटल गेन और डिविडेंड अमाउंट दोनों में फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं। हाँ, इसमें यह फ़ायदा हो जाता है कि जो जर्नी आपने 10 साल बाद सोची थी अब वो 10 से 8 साल, 8 से 7 साल की तरफ मूव करना शुरू कर जाती है। तो जो पैसे आपने सोचा था कि 10 साल बाद मेरे पास इतने पैसे बन जाएंगे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पैसे आपके तकरीबन 6 साल में, 5 साल में बन जाए आपके पास। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।